गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। काफ़ी दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई सोशल साइंस की, ठीक है। तो आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर 1 जो हमारा था वो फिनिश हो गया था। चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 है, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है वो नाम है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर नेम है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर, सामाजिक विज्ञान की या सोशल साइंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है उसे पढ़िए और फिर उसको आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला क्या है, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था। और दूसरी टिप्पणी क्या है, दूसरी टिप्पणी है हुइन फूसो, ठीक है। हुइन फूसो के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला नंबर टिप्पणी कर लेते हैं कि उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है का नंबर, ठीक है, उसको पढ़ते हैं फिर सेकेंड नंबर पढ़ लेंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, तो पहला कह रहा है उपनिवेशवाद, अर्थ हमें इसका पढ़ना है। तो उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण के अतिरिक्त, ठीक है, उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण तो होता था, लेकिन आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेशों को सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था, ठीक है। उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण तो चल रहा था, लेकिन इसके अतिरिक्त उपनिवेशों को सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था, ठीक है। जिस तरह भारत के अंग्रेज दावा करते थे उसी प्रकार, ठीक है, जिस तरह भारत के अंग्रेज दावा करते थे उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह भारत के अंग्रेज ये दावा करते थे उसी प्रकार से फ्रांसीसियों का भी दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, ठीक है। उनका ये विश्वास था उनका कि यूरोप जो है वो सबसे विकसित सभ्यता वहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, कायम हो चुकी है। इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है, और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीजें आधुनिक विकास को रोकती हैं, ठीक है। तो जो यूरोपीय शासक थे वो इन संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे और उनका ये विचार था, ठीक है, कि ये चीजें क्या करती हैं, आधुनिक विकास को रोकती हैं, ठीक है। यही था हमारा उपनिवेशवाद का, ठीक है, अर्थ। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का अर्थ था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था हमें टिप्पणी लिखनी थी हुइन फूसो कौन थे और इन्होंने क्या कार्य किया, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं हुइन फूसो, ठीक है। हुइन फूसो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग आप डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग नहीं पड़ी है, ये आप यहाँ पे हेडिंग डाल कर लिखिएगा, ठीक है। हेडिंग डालकर आप लिख लीजिएगा यहाँ पे हुइन फूसो, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए हेडिंग डाल के फिर आगे लिखिएगा, हुइन फूसो होआ आंदोलन। कौन सा आंदोलन,
होआ होआ, ठीक है, होआ हाहो, ठीक है, हुआ हुआ नहीं, होआ हाहो, ठीक है। होआ हाहो आंदोलन के ये संस्थापक थे हुइन फोसो। और यह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुइन फूसो जादू, एना और गरीबों की मदद किया करते थे, ठीक है। व्यर्थ के खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों पर काफी असर भी था। वे बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रबल विरोधी थे। तो ये काम थे उनके। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो के आंदोलन को, ठीक है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने ये जो हमारे थे हुइन फूसो थे, इनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। क्या किया उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांसीसी हुइन फूसो को पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। 1914 में, ठीक है, सन 1914 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने मान लिया कि वे पागल नहीं है, ठीक है। 1914 ईस्वी में जब पहले उन्हें पागल बुलाते थे और पागल घोषित भी कर दिया था, लेकिन जब सन 1914 आया तो फ्रांसीसी डॉक्टर जो थे, उन्होंने उनको मान लिया कि वे पागल नहीं है। इसके बाद उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया, ठीक है, कि अब वो कोई भी आंदोलन ना कर सके, ठीक है। तो उन्हें वियतनाम से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया और उन्हें लाओस भेज दिया गया है, ठीक है। कहाँ भेज दिया गया? लाओस। तो ये थी टिप्पणी हुइन फूसो के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। निम्नलिखित की व्याख्या करें। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। पहला ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया, ठीक है। और तीसरा इसी का क्वेश्चन है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, ठीक है। चौथा वहीं पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या था? हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो चलिए पहले जो लिखा है, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, इसकी व्याख्या चेक कर लेते हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए इसकी व्याख्या क्या लिखी हुई है। वियतनाम में स्कूल में दाखिला लेने की ताकत वहाँ के धनी वर्ग के पास ही थी, ठीक है। जो वियतनाम था, देश था, एक वियतनाम देश है हमारा। वियतनाम में स्कूल में जो दाखिला लेने की ताकत थी वो केवल धनी वर्ग के पास थी। मतलब जो स्कूलों में दाखिला लेने वाले लोग थे वो केवल धनी अमीर लोग ही थे, ठीक है। अमीर लोग ही वहाँ पे दाखिला ले पाते थे। यह देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा था। यह देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा था। जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे उनमें से बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे, ठीक है।
ऐसे ही मतलब अगर ले भी लेते थे कुछ लोग दाखिला इसमें, तो वो भी ऐसे विद्यार्थी होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। ठीक है, वहाँ पे वियतनाम में ये था, अगर कोई निर्धन परिवार का जो हिस्सा ले भी लेता था, दाखिला ले भी लेता था स्कूल में, तो ये लोग क्या करते थे, उसकी जो पूरी पढ़ाई थी नहीं करवाने देते थे। आखिरी साल में उसको जानबूझकर क्या कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था, ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। ठीक है, देखिए कितना गलत किया जाता था, बच्चों को फेल कर दिया जाता था, और वो भी 2/3 विद्यार्थियों को। ठीक है, कितनी बुरी हालत थी उस समय। चलिए आगे देखिए, 1925 में, सन 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या 400 से भी कम थी। देखिए भाई, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है हमारा, करोड़ कितने आबादी थी वहां पे वियतनाम में, 1.7 करोड़, लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या थी वो कितनी थी, केवल 400। तो ये थी वियतनाम में स्कूल दाखिला लेने वालों की व्याख्या। ठीक है, यहीं से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है उसकी व्याख्या पूरी कंप्लीट होती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसकी व्याख्या करनी है हमें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया, इसकी व्याख्या करनी है, कैसे शुरू किया उन्होंने। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको भी। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन में बात की गई है कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया था, तो सबसे पहले वहां नहरें बनवाई और जमीनों को सुखाने के लिए जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये था दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या, जो थोड़ी सी ही थी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है इसकी, 1926 में, सन 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम इस सीट पर बैठे हैं, हम पहले आए थे, हम इस सीट पर ही बैठेंगे। ठीक है, तो वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो भी एक फ्रांसीसी था, उसने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया। इसलिए उस लड़की को क्या किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। अन्य विद्यार्थियों ने भी जब प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद वह विवाद बहुत फैल गया।
हालात बेकाबू होने लगे, तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को दाखिला तो दे दिया, लेकिन ये ऐलान भी कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। जब सरकार ने ऑर्डर किया कि उस लड़की को वापस ले लिया जाए स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने उस लड़की को वापस तो दाखिला दे दिया स्कूल में, लेकिन ये भी ऐलान किया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। तो ये था, ठीक है, इसकी व्याख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो हमारा नंबर है 4th पार्ट। हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। इसकी भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। जो हनोई का फ्रांसीसी आबादी वाला हिस्सा था, उसे खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थीं और जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों को पनपने के लिए भी आदर्श स्थान साबित हुए। ठीक है, चूहे कहाँ से फैले? सीवर से। ठीक है, विशाल जो सीवर बनाए गए थे वहीं से चूहे फैले। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटक के घूमते थे। ठीक है, बेखटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे। तो ये थी हनोई में होने वाले चूहों की व्याख्या। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो उसे पढ़िए। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है टोंकिन फ्री स्कूल, ठीक है, टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए उनके कितने उदाहरण सटीक थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए आंसर देखिए, उत्तर देखिए। 1907 में, ठीक है, टोंकिंग फ्री स्कूल, ठीक है, इसे कर लिएगा सही, टोंकिंग ही है, यहाँ ऊपर वाला ये ही है। ठीक है, तो टोंकिंग फ्री स्कूल, यहाँ पे ये टोंकिंग ही है, इसे काट दीजिएगा, यही लिख दीजिएगा टोंकिन फ्री स्कूल। ठीक है, टोंकिन लिख दीजिएगा। चलिए, तो 1907 में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। देखिए, इस स्कूल के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे? पहला उद्देश्य क्या था इनका? पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना था। इनका जो उद्देश्य था पहला, वो पश्चिमी ढंग से शिक्षा देने का था। दूसरा, इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की भी कक्षाएं शामिल थी। यह वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों का सटीक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के जैसी ही दिखना भी पड़ेगा। यह स्कूल, 4th नंबर पढ़ते हैं, यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को
अपनाने के लिए उकसाता था। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। तो ये थी टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे विचार थे। वो क्या करना चाहते थे? टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना करके, तो उनके ये विचार थे, वो ऐसा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वियतनाम के बारे में फान यू त्रिन। ठीक है, ये नाम है एक, ठीक है, कौन सा? फान यू त्रिन। ठीक है, फान यू त्रिन का उद्देश्य क्या था? फान बोई चाउ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? तो आंसर देख लेते हैं, क्या भिन्नता थी दोनों के विचारों में। फान यू त्रिन वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वे राजशाही या राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चिन्ह पश्चिमी सभ्यता की होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे की कर लीजिएगा, यहाँ पे को की जगह में की कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता की तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि फ्रांसीसी उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और कृषि व उद्योगों का विकास करें। ठीक है, ये मांग किसकी थी? फान यू त्रिन की, क्योंकि वो वियतनाम के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। ये तो फान यू त्रिन का उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले हेडिंग डाल दीजिएगा फान यू त्रिन। ठीक है, फिर लिखिएगा इस क्वेश्चन को, मतलब आंसर में हेडिंग डाल दीजिएगा फान यू त्रिन। ठीक है, चलिए फान बोई चाउ के बारे में भी पढ़ लेते थे। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा फान बोई चाउ। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा इसको, फिर इसके बारे में लिखिएगा यहाँ से नीचे से। फान बोई चाउ भी एक राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने 1903 में, ठीक है, इन्होंने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया और तभी वे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अहम नेता बन गए थे। इनके विचार फान बोई चाउ से, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। फान बोई नहीं होगा, फान यू, ठीक है, त्रिन होगा। ठीक है, यहाँ पे फान यू त्रिन होगा, इसकी जगह में फान बोई चाउ लिख के आया। ठीक है, तो इनके विचार फान यू त्रिन से विपरीत थे। ठीक है, क्यों विपरीत थे? चलिए आगे पढ़ते हैं। त्रिन राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जबकि बोई चाउ चाहते थे
कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लिए राजशाही का प्रसार किया जाए। ठीक है, इधर साइड में प्रसार लिखा हुआ है, प्रसार किया जाए। तृण की योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए और फान बोई चाउ इस योजना से असहमत थे। वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। ठीक है, तो ये था कि दोनों में क्या भिन्नता थी, दोनों के उद्देश्य क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, लक्ष्य एक ही थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। ठीक है, तो चलिए यहीं से जो हमारा आज का पार्ट 1 है वो फिनिश होता है। पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको अभी नहीं करवाए जा रहे हैं और ना ही करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है, आप इसी को अच्छे से पढ़िएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाएंगे, इन्हीं के बीच बीच से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि फान बोई चाउ कौन थे, एक राष्ट्रवादी नेता। ठीक है, इस तरह से विकल्प होगा। अब ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किसने किया था, तो फान बोई चाउ ने। ठीक है, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। और किस सन में, 1903 में। तो लघु उत्तरी बहुविकल्पी यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल कहानी की तरह मन में विचार कीजिएगा, सोचिएगा। तो जो सामाजिक विज्ञान होगी आपको बिल्कुल सरल लगेगी। याद कुछ नहीं करना, केवल आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, कॉपी में अपने नोट करते समझिए उस टॉपिक को। ठीक है, क्या हुआ, वो कौन था, एक कहानी की तरह। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से सामाजिक विज्ञान तैयार हो जाएगी। चाहे आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाए और चाहे लघु उत्तरी, आप सारे उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है और टाइम भी हो गया है। ठीक है, चलिए